गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र। और एक घटना चक्र जो है 2022 का है और इसमें जो है आपको 66, 65 और 64 यानी दोस्तों 1992 से 2020 तक का ये सारे प्रश्नों का जो बीपीएससी ने पूछा है वो सारे प्रश्नों को दिया हुआ है। और आज हम लोग इसमें से देखेंगे सामान्य विज्ञान में सिर्फ जीव विज्ञान ही देखेंगे और पूरा विस्तार से इसका पूर्वावलोकन भी करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। जीव विज्ञान पहला क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में डार्विन। इसका आंसर है डार्विन। आइए देखते हैं इसका विस्तार। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसके आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। आइए विस्तार देखते हैं। इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है। इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन है। एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थान के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो कौन कौन सा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन और सल्फाडायोजिन, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, पेनिसिलिन और सल्फाडायोजिन। तो आइए इसका विस्तार देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडायोजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोग के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभिष्ट उत्तर ई सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल इसका आंसर हो जाएगा। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। उपयुक्त विकल्प में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ये चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आइए इसका विस्तार देखते हैं। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। यानी भूमि का आंत किसे कहा जाता है? तो केचुआ को। केचुआ खाद्य एवं वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण। विस्तार देखते हैं इसका। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेव। सेव जो है सच्चा फल नहीं है। इसका विस्तार देखते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय या ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण सेव, काजू, नाशपाती। ये जो है असत्य फल है। असत्य फल किसे कहते हैं? जब फलों के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो।
यानी अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो उसे असत्य फल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क पुष्प कली, शुष्क पुष्प कली। इसका विस्तार है लैंग यूजिनिया कैरियोफाइलेट नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग जो है यूजिनिया कैरियोफाइलेट नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फल की कली, फल की कली। इसका विस्तार देखते हैं। लौंग बंद कलियों या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिक है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइजिजियम एरोमेटिक है, ध्यान रखेंगे, जो कि कुल मिटेर्स के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होता है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। पत्तियां कैसी होती है? बड़ी एवं अंडाकार होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसमें नोड और इंटर नोड होता है। इसमें नोड और इंटर नोड होता है। इसका विस्तार देखते हैं। नोड एवं इंटर नोड का उपस्थित होने तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कली है, पादप कली है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक भ्रूण टहनी, एक भ्रूण टहनी। इसका विस्तार देखते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रूह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्षा पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो ये पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइट, हेलोफाइट। इसका विस्तार है लवण मृदोद्भिद या हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यानी ईईजी, ईईजी से किसकी निगरानी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क, मस्तिष्क। आइए इसका विस्तार देखते हैं। ईईजी मस्तिष्क का विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन्फ्रारेड। इसका विस्तार देखते हैं। इन्फ्रारेड विकिरण, इन्फ्रारेड रेडिएशन या इसको आईआर या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इन्फ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इन्फ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीव में अत्यधिक विविधता का कारण ये हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। इसका विस्तार देखते हैं। वैज्ञानिक का वह समूह जिसमें प्राकृतिकवाद का सिद्धांत को आधुनिक रूप से दिया है उसे नवडर्नीवाद कहते हैं। आधुनिक नवडर्नीवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीवन बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर, इसका विस्तार देखते हैं। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिंगसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्र फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। तो फ्रेडरिक डीएनए की जो है खोज कौन किया था? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने सर्वप्रथम किया था और इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन कहा था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, डीएनए। इसका विस्तार देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है कहाँ पे? तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका विस्तार देख लेते हैं। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों में ऊतकों में पहुंच जाता है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ग्लूकोज ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। इसका विस्तार देख लेते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी 70% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं। तो कौन सा विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं? तो विटामिन के, ध्यान रखेंगे, विटामिन के। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव या रुधिर पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी। इसका विस्तार देख लेते हैं। प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, विटामिन D2। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? ऑर्गेकैल्सिफेरॉल। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। विटामिन D2 को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल कहलाता है। यानी विटामिन डी को ऑर्गेकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडा की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। ध्यान रखें, सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रक्तौंधी हो जाता है। इस विटामिन के संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को, जिसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है तो दिया हुआ है रेटिनॉल, जीरोथैलेमिया, तो ये सही है। रेटिनॉल को रेटिनॉल से कौन सा बीमारी होती है? तो जीरोथैलेमिया। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल से बेरी नहीं होता है, ये गलत है, ये जो है गलत है। साइनोकोबालामिन रक्तलप्तता, आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स होता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपको टोकोफेरॉल। आइए इसका विस्तार देखते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 की कमी से रक्तलप्तता तथा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल D3 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है और टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्धि स्रोत है। गेहूं आकार तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एलाफालसा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अभीष्ट उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है, तो जिसमें कोबाल्ट होता है वह क्या होता है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो ये होता है आपको 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। आइए इसका विस्तार देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसको याद ध्यान रखेंगे। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। मनुष्य के भार का लगभग 7 से 8% रक्त होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 60 लीटर रक्त होता है। 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग है, 1/13वां भाग है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्फिगोमैनोमीटर, स्फिगोमैनोमीटर। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है, पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त को मापते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1200 सीसी। 1200 सीसी जो है रक्त प्रवाह होता है वृक्क यानी किडनी से। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। एक दिन में प्रतिदिन कितना दिन शुद्ध करता है? तो 1500 लीटर, इसको ध्यान रखेंगे। तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। प्रति मिनट जो है 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है?
तो इंसुलिन जो है ये आपको प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। इसको हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन आंसर नहीं है, लेकिन प्रोटीन। देखते हैं, आइए इसका विस्तार देखते हैं। इंसुलिन पेनक्रियाज अथवा अग्नाशय से अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं का बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड या प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। या वहाँ पे दिया था विटामिन और यहाँ पे हार्मोन, ध्यान रखेंगे। तो हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो ये है एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन को कहते हैं। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका विस्तार देख लेते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रोजन वृद्धि की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रोडियल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है। ये विकास में सहायक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी ऑक्सीटोसिन। इसका विस्तार देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्थानों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो मिली होती है, ये होती है आपको थायरोक्सिन। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है, यानी TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रवण अग्र पिट्यूटरी या थायरोट्रोपी कोशिकाओं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक की क्रिया प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको O2। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन, O2। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 का अपवर्धन रचना या उपोत्पाद बायो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। तो 6CO2 प्लस 12H2O और प्रकाश पर्णहरि में क्या होता है C6H12O6 प्लस CH2O प्लस 6O2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट। इसका विस्तार देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण किस में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीज। बीज में भ्रूण मिलता है। इसका विस्तार है। पौधों में भ्रूण बीज मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो है बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार है। क्लोरोमेनिकल एवं प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। स्फागुनोइडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलजन्य रोग। टाइफाइड जो है जलजन्य रोग है। इसका विस्तार से देख लेते हैं। टाइफाइड तथा कलरा जलजन्य रोग के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेल टाइफी तथा कलरा का कारण है विब्रिया कॉलरी नामक जीवाणु होते हैं जो पानी के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यकृत। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। यकृत एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो एक खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट्स का किस अंग में निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा या थाइमस ग्रंथि या अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका होता है, WBC होता है, जो गश्ती सेन की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओकोजीन संबंधित है, ओकोजीन संबंधित है, तो ओकोजीन किससे संबंधित है, तो कर्क रोग से संबंधित है। ओकोजीन कर्क रोग से संबंधित है। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। ओकोजीन एक सामान्य जीन है जो कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस की घटक थी जिसे रॉस स्कॉर्म वायरस का नाम दिया गया, रॉस स्कोर्मा वायरस का नाम दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो ये है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए देखते हैं रेडियो फास्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर का इलाज में किया जाता है। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीव्रता एवं प्रयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण, आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा कैंसर की कोशिकाओं में संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण का प्रयोग से कैंसर हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम में के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रित की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना मस्तिष्क हाइपोथैलेमस भाग है। इस प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। अभी हम लोगों ने इसका विस्तार भी देखा। आगे देखते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो है जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण या सॉफ्टलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका विस्तार भी देख लेते हैं। इसका विस्तार है जीन का सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथर कोर्नबर्ग। ऑथर कोर्नबर्ग। इसका विस्तार देख लेते हैं। ऑथर कोर्नबर्ग सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। ऑथर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हो जाएगा आपका आवर्डी कलर्सन। आवर्डी कलर्सन। आइए इसका देख लेते हैं विस्तार। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आवर्डी कलर्सन को वर्ष 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, तो शरीर में कंपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध में यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या है? तो वो है आपको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है?
तो ये विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका विस्तार। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विषाणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं। तो विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं, ध्यान रखें। वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम अभियान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये कार्यरत है आपका HIV एड्स। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल अभियान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। तो ये एड्स के लिए शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इसका विस्तार है। डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हुक ने किया था। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व क्या है? तो ये है वायु प्रदूषक। इसका विस्तार देख लेते हैं। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों से एक प्रमुख कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको जाइलम टिश्यू द्वारा जो है पौधों में पानी ऊपर जाता है। तो इसका विस्तार है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरी पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, यानी सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 98.6 डी फ़ारेनहाइट होता है। तो ध्यान रखेंगे, शरीर का तापमान जो है सेल्सियस में 36.9 और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता वर्ग का दाता का रक्त ग्रुप होता है। तो ये होता है O। इसका विस्तार देख लेते हैं। O वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्ग को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अतः AB वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, यानी सर्वग्राही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो ये होता है आपको ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरियोलॉजी के अंतर्गत पर्वत का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। एक बार पुनः देख लें। ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है।
ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसुरकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो केसुरकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये निकलती है आपको 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। केसुरी की रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, ध्यान रखेंगे। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी पूछा है तो ये हो जाएगा आपको 28 होती हैं। देख लेते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कपाल अगर पूछे तो 8 होता है, मुख पूछे तो 14 होता है, कंठिका पूछे तो 1 होता है और कान में 6 होता है। यानी इसको जोड़ देते हैं तो पूरा 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी तो इसका आंसर हो जाएगा खोखली होती है। पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 20 वर्ष की आयु में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। 20 वर्ष में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है, अक्षीय कंकाल तथा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल तथा उपांगीय कंकाल 206 होती है, लेकिन 2 भागों में बटी होती है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है आपका सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले चपटे दांत जो है अवशोषी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवधारियों में आकर्षकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषों अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंगों के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणतः मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशोषिक एवं आँख का निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्रणालियों में क्रियाशील होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया का प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका एंजाइम। इसका देख लेते हैं विस्तार। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करती है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये होता है आपको विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः विटामिन सी का घटिया स्रोत कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन प्राप्त होता है, तो इल्यूनिन किस में प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों में। इल्यूनिन डहेलिया की जड़ों में प्राप्त होता है। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है
जो डहलिया की जड़ों में पाई जाती है। तो इल्यूनिन जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो डहलिया की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो जल हैं। आइए देख लेते हैं। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होता है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है। इसका देख लेते हैं विस्तार। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भवन का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। प्रोटोजोआ का उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। विस्तार इसका देख लेते हैं। मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन क्रिया द्वारा। मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन क्रिया द्वारा। नर युग्मक या शुक्राणु स्त्री जनन अंग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चालमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय गृह में गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी नली में अणुओं को निषेचित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है? क्रो-मैग्नान मनुष्य। क्रो-मैग्नान मनुष्य। विस्तार देख लेते हैं। क्रो-मैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नए प्रागैतिहासिक मानव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण। विस्तार है इसका। आज विकास सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति की अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधताओं को, अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं म्यूटोलिज्म। म्यूटोलिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, म्यूटोलिज्म। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटोलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करता है जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका केसुरकी रज्जु में। केसुरकी रज्जु में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका विस्तार है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केसुरकी रज्जु में होता है। मेरुरज एक बेलनाकार संरचना होता है। यह मेंडुला ओब्लांगेट से आरंभ होकर केसुरकी दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तरित होता है। यह भी मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतांत्रिक मेरुरज्जु से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कारण है। तो विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विस्तार देख लेते हैं इसका। विकास का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति का अभ्युदय को आनुवंशिक विविधता के अनुन्वय क्रिया और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये है आपको एसीटिलीन। और इसका आंसर दिया है डी भी।
यानी एथिलीन। एथिलीन, आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसिटिलीन द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों से। इन दोनों से यानी बीजों से, तना, काट से। बीजों से और तना, काट से। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। माँ पौधों की भांति पौधे बीज और तना दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, वे श्वास नहीं ले पाती। वे श्वास नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी के बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़ों एक गीले कागज़ की भांति कार्य करती है। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछलियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। इसका विस्तार देख लेते हैं। किसी प्रजाति विशेष पौधे या जीव या अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये गंध से पहचानते हैं। गंध से पहचानते हैं। इसका विस्तार है, लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विधियाँ होती है। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खी भोजन की दिशा तथा उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो ये होता है, हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन ये मायोग्लोबिन दिया है तो ये गलत है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो लोहा होता है, ध्यान रखेंगे। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो नहीं, मायोग्लोबिन ही है, हीमोग्लोबिन नहीं है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो लोहा होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है। लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे। सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो ये मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है और मधुमेह हो जाता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका विषाणु द्वारा। विषाणु द्वारा एड्स होता है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु या HIV ह्यूमन लिम्फोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन लिम्फोडेफिशिएंसी वायरस HIV का याद कर लेंगे, ह्यूमन लिम्फोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो ये एड्स है। इसका विस्तार देख लेते हैं।
HIV ह्यूमन लिम्नो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स है। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका विस्तार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णवद्धता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। इसकी स्त्रियों की तुलना में पूर्ण वर्णवद्धता से पीड़ित हो जाते हैं, पुरुष जो है पूर्ण वर्णवद्धता से पीड़ित हो जाते हैं। स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होता है, जिससे एक एक्स जो वर्णवद्धता के जीन को यदि वाहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसे सतुल्य कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, महिला केवल वाहक की कार्य करती है। ध्यान रखेंगे, वाहक का कार्य कौन करता है? तो महिला पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन एक पेड़ से मिलता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक का काम करता है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है यूरिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। विस्तार देख लेते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक प्लेगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया का शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ध्यान रखेंगे। हरे पादप स्वपोषी होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश पण हरित CO2 जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र देख लेंगे। 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2 यानी 12 जल प्रकाश संश्लेषण में पण हरित के द्वारा 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O यानी ग्लूकोज। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो ये है पुष्प है। इसका विस्तार देख लेते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिसमें बीज बनता है। बीज के अनुकरण से पुनः पौधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या सिकोआ सेम्प्रोविनेस कहते हैं या सिकोआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म उल्फिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्पिरिन है क्या है? तो ये है एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम होता है सोयाबीन में। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है। अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गन्ना के लिए। इसका विस्तार देख लेते हैं। गन्ना का काई की प्रबंधन डाली, कलम या पेड़ों द्वारा होता है, लेकिन
हर मूडी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताज़ी डाली कलियों का पुनरोपण करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेसिया। रेफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसका विस्तार देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रेफलेसिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। इसका विस्तार देख लेते हैं। हरगोबिंद खुराना को जीन्स का संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका पता लगाया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसियस के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। इसका 108वां क्वेश्चन नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी से। इसका देख लेंगे विस्तार। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है जलीय जीव है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो वो मरते हैं आपका क्षय रोग से। क्षय रोग यानी आपका हो गया क्षय रोग से। इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोग की मृत्यु हुई। क्षय रोग का कारण जीवाणु है, उसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग से मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी इसको टीबी भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्न में से सबसे मीठे चीनी है, तो निम्न में से सबसे मीठे चीनी कौन सा है? तो ये है आपका फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्तार इसका देख लेते हैं। सबसे मीठे चीनी फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। यह प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है जो सर्वाधिक मीठा है। फ्रुक्टोज जो है मोनोसेकेराइड है जो सर्वाधिक मीठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट के लिए मानव ये पीछे का भाग। विस्तार देख लेते हैं। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पश्च भाग जो है कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे, अग्र छोर किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराते हैं। मटर पौधा है, तो मटर पौधा क्या है? तो साग का पौधा है। तो देख लेते हैं विस्तार। मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या होता है प्रचुर मात्रा में? प्रोटीन होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलियों में प्रचुर मात्रा में, इसका विस्तार है। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इनके पौधे लेगुमिनोसिस कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपको TSH।
यानी थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर के ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH यानी थायरोडिसिटोमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH या अथ्रोट्रोपिन भी कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे अथ्रोट्रोपिन है, जिसका श्रवण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का श्रवण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी हैं। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी हैं। मांसाहारी द्वितीयक या गुण उपभोक्ता है। शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता है। प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। तो यहाँ तक रहा दोस्तों जीव विज्ञान के क्वेश्चन। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।